Hello everyone, welcome to my YouTube channel ChemCentric. So today I am going to start with a new topic which is aromaticity, and this topic is really important for examination point of view, whether it is your board exam or IIT JEE, NEET or even higher exams like IIT JAM, CSIR NET और GATE exam. हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. सो इफ द कंसेप्ट इज रियली क्लियर इन योर माइंड देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. So let us begin this topic. So let us first see that what is aromaticity. Aromaticity is the cause of extra stability of cyclic molecules. So by this statement we get to know two things. What? That first of all ये वाला concept हम cyclic molecules में लगाएंगे, and secondly aromaticity imparts stability to cyclic molecules. Let us understand more through an example. When we took cyclohexane and did hydrogenation to it, then the energy released was found to be minus 120 kilojoule per mole. Then cyclohexane का जब हाइड्रोजनेशन करा हमने तो क्या पाया कि जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी थ्योरेटिकल वो कितनी पाई -240, और एक्सपेरिमेंटल मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आई वो कितनी पाई -13232 किलोजूल पर मोल. ठीक है, -240 कैसे हुआ मैं बता देती हूँ. जब आपका 1 मोल हाइड्रोजनेशन हुआ था तो उसके लिए -120 किलोजूल पर मोल लगी थी एनर्जी, और जब 2 मोल हाइड्रोजनेशन यूज हुए तो कितना हो जाएगा 2 into -120 which came out to be -240 kilojoule per mole, right? Then when the similar hydrogenation carried out to cyclohexa 135-triene, which we also call it as benzene, then it was found that ideally the theoretical value should have been -360 kilojoule per mole, but experimentally कितनी पाई -208 kilojoule per mole. तो अगर मैं देखूं तो हुआ क्या, in case of benzene difference in heat of hydrogenation was found to be -208 which was your actual, -360 ये क्या थी theoretical थी वैल्यू, प्रिडिक्ट करी थी, ये हमने प्रिडिक्ट करी थी कि इतनी आनी चाहिए थी और ये हमें मिली, -208 हमें मिली. तो कितने का डिफरेंस आया 150 किलोजूल पर मोल विच इज ह्यूज डिफरेंस. इन एनर्जी. अगर मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एनर्जी डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मेरे वाई एक्सिस पे एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे मैंने रेफरेंस मॉलिक्यूल क्या लिया है साइक्लोहेक्सेन. ये मेरा रेफरेंस है क्योंकि हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट सभी के केस में हमें साइक्लोहेक्सेन ही मिलेगा. ठीक है, अब जब हमने एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करा था तो कितनी पाई थी कि -120 किलोजूल पर मोल. जब हमने 2 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करा था तो कितनी हमने सोची थी -240 और हमें मिली कितनी थी -232 किलोजूल पर मोल. ठीक है, जब हम ऐसा सोच रहे थे दैट इज हाइपोथेटिकली जब हमने सोचा कि 3 डबल बॉन्ड के लिए कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यूज होनी चाहिए तो वो कितने आई थी -360. ठीक है, लेकिन हमें मिली कितनी एक्चुअल, वो कितनी मिली थी हमें -208 किलोजूल पर मोल. तो ये जो डिफरेंस है, जो हमें डिफरेंस मिला था 152 किलोजूल पर मोल का, उसी को ही हमने रेजोनेंस एनर्जी के नाम से पढ़ा था which is found to be 152 किलोजूल पर मोल फॉर बेंजीन. और ये जो था ये एक स्टेबलाइजेशन एनर्जी थी. ठीक है, और इसी एक यूनिक डिफरेंस के वजह से बेंजीन एग्जिबिटेड यूनिक प्रॉपर्टीज.
and one of the property that it showed was aromaticity. ठीक है, तो so far हमें क्या पता लगा जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा कि जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन it is aromatic in nature. It is aromatic in nature. जो हमारा एरोमेटिसिटी होता है, ये प्रॉपर्टी एक तो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में पाई गई थी और ये स्टेबिलिटी इम्पार्ट करती है, राइट। स्टेबिलिटी इम्पार्ट की वो हमने बेंजीन के केस में देखा, कैसे देखा, 152 किलोजूल पर मोल की एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास थी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो मेरे साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन जो थे, ये दोनों मॉलिक्यूल साइक्लिक तो थे, they were cyclic, but they were not aromatic. इनको हमने aromatic नहीं बोला था. So now let us see the criteria for aromaticity. ठीक है, हर कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा, तो हमें चेक करना हो कि कौन से मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक होंगे, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हम देखते हैं। क्या क्या देखोगे आप? सबसे पहले आप देखोगे कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं, ठीक है, एक चेकलिस्ट बना लेना। नेक्स्ट आप क्या देखोगे कि इट मस्ट हैव साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस होना जरूरी है। अगर साइक्लिक रेजोनेंस होगी, इसका मतलब क्या है, इट मस्ट हैव p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो रेजोनेंस शो कर पाएगा, ठीक है। p ऑर्बिटल अब कैसे हो सकता है, या तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, क्योंकि sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल बचेगा, या फिर वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ऐसे कार्बन के पास दो p ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। थर्ड आप क्या देखेंगे, थर्ड आपको देखना पड़ेगा कि इट मस्ट फॉलो Huckel's 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। इधर हम ये भी बोल सकते हैं कि सेम प्लेन में होने चाहिए p ऑर्बिटल्स, सेम प्लेन, ठीक है। अब हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताती हूँ, जो हकल था, he was a scientist and according to him cyclic compounds having cyclic resonance has two tendencies. What are those two tendencies? या तो उनमें एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन होगी, या उसमें एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन होगी। अगर वो मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को उसने क्लासिफाई करके बोला एरोमेटिक होंगे, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए बोला, और इसमें जो हमारा n का वैल्यू है, दैट कैन बी अ होल नंबर, दैट इज 0, 1, 2 एंड सो ऑन,
अगर वो मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को एंटी एरोमेटिक बोला। और इन टाइप के मॉलिक्यूल्स में 4n pi इलेक्ट्रॉन होंगे और n की वैल्यू होल नंबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन, राइट। अब आपको जब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं तो उसके लिए आप क्या देखोगे, एक तो पाई बॉन्ड्स देख लेना, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना टू गेट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है कि अगर कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर है और वो पाई सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, इस लोन पेयर का नेचर देखना होगा कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अगर वो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तभी आप उसको काउंट करोगे एज पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की स्टोरी है, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे देखो, हमें दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, एक pyridine है और एक pyrrole है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं काउंट करूँ तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं मेरे पास, 3 है। तो और ये एक जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर जो है इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, right? So that means since it is not participating in resonance, such type of lone pair is localized lone pair. तो इसको आप एज पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करोगे, ठीक है। अगर मुझे अब टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताने हो, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 3 into 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पायरोल का केस देखते हैं। इसमें देखो, इसमें जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। सो दिस लोन पेयर इज delocalized, and since it is delocalized it will be counted as pi electron। और क्योंकि लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है तो हम कितना काउंट करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जो किससे आया, हमें लोन पेयर से मिल गया, ठीक है। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कोई पूछे वो कितना हो जाएगा, पाई बॉन्ड से जो आए 2 into 2 प्लस जो डीलोकलाइज लोन पेयर की वजह से आए दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो, दोनों ही सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन उनके रीजंस अलग अलग है, वो क्यों है, ठीक है। आगे आगे जैसे हम और देखेंगे, एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कब हमें उसको एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है लोन पेयर को और कब नहीं करना, ठीक है। तो अब तक हमें क्या पता चला, अब तक हमने देखा कि अगर मुझे देखना है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, उसके लिए चेकलिस्ट आपको क्या देखना होगा, साइक्लिक है, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर से मतलब क्या है उसका, कि इट मस्ट हैव p ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना, sp2 और sp, ठीक है। और क्या देखोगे आप कि उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना जरूरी है, वो है या नहीं। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होना चाहिए, जहाँ पे n की जो परमिटेड वैल्यू है वो होल नंबर है। होल नंबर से मतलब 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। एक चीज बता देती हूँ, if a compound does not follow
one or more than one criteria of aromaticity, then the compound is non-aromatic. ठीक है, अगर आपकी चेकलिस्ट में, लेट मी नंबर दिस, ये जो हमारी 4 पॉइंट्स थे, इसमें से एक या एक से ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे. ठीक है, एक और टर्म हमने देखी, वो क्या थी? एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक में क्या था? वो साइक्लिक होगा मॉलिक्यूल, प्लेनर भी होगा, साइक्लिक रेजोनेंस भी दिखेगी आपको उसमें होते हुए. द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा. तो ऐसे कंपाउंड्स को आप एंटी एरोमेटिक बोलोगे. ठीक है, अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे मुझे दे दिया ये 5 मेंबर्ड की रिंग है और ये, ठीक है, लेट मी जस्ट नोट डाउन सम एग्जांपल्स. अब एक एक करके हम देखते हैं. जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है? पहले आप देखो मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं. तो साइक्लिक है. प्लेनर दे है या नहीं, उसके लिए आपको इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो. देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो हमें पता लग ही रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज हैं सारे. और ये वाला नेगेटिव चार्ज क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये वाला भी जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड होने की वजह से ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है. ठीक है, तो प्लेनर भी ये मॉलिक्यूल है. साइक्लिक रेजोनेंस भी है. ठीक है, अब 4n+2 रूल देखते हैं फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, पाई इलेक्ट्रॉन रूल. तो उसके लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिवन आर 2 एंड कोई डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी है, और वी विल काउंटेड एज 2 क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तभी हम लिखते हैं दिस इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मैंने इसको 2 काउंट करा है. ठीक है, तो अगर मुझे कोई टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोले वो कितना हो जाएगा? 2 × 2 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये वाला जो है ये पाई बॉन्ड से आया और ये वाला नेगेटिव चार्ज जो डीलोकलाइज था, तो टोटल कितना आया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर मैं पुट करूँ तो उससे क्या हो जाएगा? 4n बराबर 4 पाई, मैं 2 को इधर ले गई और n क्या आ जाएगा मेरा? 1, तो वो भी एक्सेप्टेड वैल्यू है. तो देयरफॉर ये वाला मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा. ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड में क्या दिया हुआ है? देखो ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है? ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, तो एक क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा, दैट इज साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है. दैट मीन्स ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक. अब हम ये वाले की बात करते हैं, इसमें क्या है? साइक्लिक है, हाँ है. अब ये वाला जो कार्बन है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज हमें दिख रहे हैं. ये वाले कार्बन की बात कर लेते हैं. अब ये वाला जो कार्बन है इसमें देखो
इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और साथ में एक हाइड्रोजन होगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो 3 ही रह गए, जिसकी वजह से आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, राइट। साइक्लिक रेजोनेंस देख लेते हैं इसमें है या नहीं। साइक्लिक रेजोनेंस इज देयर, ठीक है। और 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है या नहीं पाई इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हम टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 × 2, 2 क्या था, पाई बॉन्ड्स थे प्रेजेंट, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल तो फॉलो नहीं कर रहा। अब आप साथ साथ देख लो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, इसको पुट कर देंगे और n की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल तो फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। So far we have learned about aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. तो मैं आपको एक बता देती हूँ आपको करना क्या है ये तीनों चेक करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप साइक्लिक देख लो वो मॉलिक्यूल है या नहीं, फिर आप प्लेनैरिटी चेक करो उसकी, ठीक है। प्लेनैरिटी चेक करने के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसमें साइक्लिक रेजोनेंस बना के देखो, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही। और आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है अगर लोन पेयर प्रेजेंट था, लोन पेयर प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो इन दोनों का देखो कि ये डीलोकलाइज्ड है या नहीं, डीलोकलाइज्ड है या नहीं है। अगर है तो आप इसको काउंट करोगे एज पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह आप उसको काउंट कर लोगे, ठीक है। फिर फिफ्थ जो है, फिफ्थ चेकलिस्ट में आपको देखना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या नहीं है। अगर है तो उसको आप एरोमेटिक बोल दोगे, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेक कर लो। अगर ये है तो आप उसको एंटी एरोमेटिक कह दोगे, and if it is not there then it is classified as non aromatic, ठीक है। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर let us come to where we started, and now I think you will understand why I said that जो साइक्लोहेक्स 1ene है और साइक्लोहेक्सा 1,3-diene है उनको हमने एरोमेटिक नहीं बोला था, और जो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन जिसको हम बेंजीन के नाम से जानते हैं उसको हमने एरोमेटिक क्यों बोला था। मैं डिटेल में बताती हूँ सो दैट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो साइक्लोहेक्स 1ene को ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी पढ़ के आए हैं, तो उसके हिसाब से हम चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये कंपाउंड साइक्लिक तो है, अब इसकी हम प्लेनैरिटी चेक करते हैं कि प्लेनर है या नहीं है। तो मैंने उसके लिए क्या बोला था, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। तो फर्स्ट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाले कार्बन की मैं देख रही हूँ। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तो उसका मैं एक शॉर्टकट बता देती हूँ। उसके लिए आप क्या करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर चेक कर लो, जिसकी भी आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वाला जो कार्बन है इसके साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो 3 हो गए और लोन पेयर कोई है नहीं, तो ये आ गया नंबर 3। अब आप क्या करो, फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज एक s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, 5 t ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये जब नंबर आएगा 3
तो आप यहाँ से इनको डिडक्ट कर लो। तो जो जितने ऑर्बिटल्स आप डिडक्ट करोगे वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता देगा, विच इज sp2। तो हमें कार्बन 1 की हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई, क्या होगी, sp2। तो ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। सिमिलरली ये वाला भी कार्बन जो है इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी अगर आप दोबारा चेक करो तो sp2 हो जाएगी। अब हम थर्ड कार्बन की बात करते हैं, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर मैं कार्बन 3 की बात करूं तो कार्बन 3 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 4। तो उसके हिसाब से अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहूँ तो पहले आप ऐसे लिख लो, देन इसको डिडक्ट कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये वाला कार्बन तो क्या हो गया, sp3। सिमिलरली बाकी सारे कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज हैं। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, दैट इज वाई ये एरोमेटिक नहीं था, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई तो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन का एग्जाम्पल आप आसानी से समझ जाएंगे कि उसमें कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये सारे तो sp2 हाइब्रिडाइज थे और ये मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है। लेकिन ये दोनों कार्बन कैसे हैं, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो उसकी वजह से भी ये वाला कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, because it is not fulfilling the criteria of aromaticity, and ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब हम बेंजीन का केस देखते हैं। बेंजीन में क्या हुआ, देखो अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, साइक्लिक भी ये मॉलिक्यूल है। अब हम साइक्लिक रेजोनेंस की बात करते हैं। साइक्लिक रेजोनेंस के लिए देखो, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज हो सकते हैं। एक और रेजोनेटरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में घूम रहे हैं, दैट इज वाई इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर देखना हो तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इंटू 2, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3, which is equals to total number of pi electrons है 6 pi electron। तो 4n plus 2 में पुट कर दीजिए, फोर एन इक्वल्स टू 4 आ गया और n की वैल्यू 1 आ गई, दिस इज एक्सेप्टेड वैल्यू। तो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी ये फॉलो कर रहा है, दैट इज वाई बेंजीन को हमने क्या बोला था कि ये एरोमेटिक है। ठीक है, सो आई होप आज आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा अबाउट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। In my next lecture video, I will come up with more examples to check aromaticity in compounds, which will be really helpful for you. I hope आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, so please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for notifications. Thank you so much. Bye.